नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे आपको दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाताओं ने रखी है पैनी नजर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में श्रम शक्ति की बड़ी भूमिका बताई। अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को बहुत सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को महामारी से उबारने में श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। कोरोना के दौर में ईपीएफओ से भी कर्मचारियों को बड़ी मदद मिली। हजारों करोड़ रुपए कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दिए गए। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के दौर के बहुत से कानूनों को खत्म करने का काम जारी है। पीएम ने कहा कि इसी क्रम में श्रम कानूनों को भी सरल किया गया है। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हमने खुद को तेजी से तैयार नहीं किया तो फिर पिछड़ने का खतरा हो जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने में भारत पीछे रह गया था। अब चौथी औद्योगिक क्रांति के समय भारत को तेजी से निर्णय भी लेने होंगे और उन्हें तेजी से लागू भी करना पड़ेगा। बदलते हुए समय के साथ जिस तरह नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। आज दुनिया
डिजिटल एरा में प्रवेश कर रही है। पूरा वैश्विक परिवेश तेजी से बदल रहा है। आज हम सब गिग जीआईजी और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के रूप में रोजगार के एक नए आयाम के साक्षी बन रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने कोरोना काल से लेकर के अमृत काल तक जो श्रम शक्ति है उनके महत्व का जिस तरह से जिक्र किया इस सम्मेलन में, आगे चल करके क्या लगता है कि श्रमिकों के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारे कानूनों में और आगे भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने मोदी सरकार के कार्यकाल में पीछे भी देखा है? निश्चित तौर पर देखिए, एक संदेश और संकेत इशारा उस तरफ तो था ही, लेकिन आज की जो सबसे खास बात लालचंद ये थी कि उन्होंने एक विजन दिया है जो एक रोड मैप होना चाहिए, न सिर्फ श्रमिकों के कल्याण के लिए बल्कि श्रमिकों के कल्याण के जरिए जो हम विकसित राष्ट्र बनने का जो एक इंडस्ट्रियल 4.0 में प्रवेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसकी बात, तो उसका एक विजन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक संदेश जरूर दिया है, ये जो गुलामी के काल की के जो कानून थे, जो एक तरह से उसकी मानसिकता लिए हुए थे, उसको सरकार ने निश्चित तौर पर खत्म किया। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से जो 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। और लालचंद जी, इस सम्मेलन में खास तौर से इस लेबर कोड्स को लेकर जो रूल्स हैं उसको लेकर राज्यों के साथ चर्चा हो रही है कि किस तरह से नियम बनाए जाए कि ये लेटर एंड स्पिरिट में ये लेबर कोड्स जमीन पर राज्य में हर जिले में उतरे। लालचंद जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और आज की एक और बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ी हुई है, जो कुछ महीने पहले हुई थी। इस चूक के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। एक प्रेस वार्ता में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री को पंजाब की उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अकेला छोड़ दिया था, जो कि सुरक्षा चूक का बेहद गंभीर मामला है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक होने की बात कही गई है। किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं, लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। कारण क्या था? जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इंतजार करने के बाद डीजीपी पंजाब के पूरे कहने के बाद कि रूट सुरक्षित भी है, सैनिटाइज्ड भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद एसपी जी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी गायब थे। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ। शैलेंद्र, अब इस मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो अब इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको लेकर के आगे चल करके कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? देखिए, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या तंत्र होना चाहिए, किस तरह से जो कहीं जहां पर चूक हुई उसको लेकर कुछ अपने सुझाव निश्चित तौर पर दिए गए हैं कमेटी के द्वारा। लेकिन बीजेपी ने आज जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि दरअसल ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि ये जो पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई, जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जब प्रधानमंत्री का एक दौरा हुआ था और फ्लाईओवर पर जिस तरह से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा, और तब मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी में से कोई मौजूद नहीं था, उनकी गाड़ी वहां जरूर थी। तो ऐसे में ये जो चूक हुई थी, क्या ये स्वाभाविक थी? बीजेपी का कहना है कि स्वाभाविक नहीं, दरअसल ये सुनियोजित थी। और एक तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी जवाब मांग रही है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था और किससे निर्देश ले रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, जब जानते हैं कि इतना संवेदनशील, एक तरह से देखें आंदोलनकारी थोड़ी ही दूर पर थे और उसके बाद बॉर्डर भी बहुत दूर नहीं था। और ऐसे में इतनी गंभीर चूक क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह रही,
उस पर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल सीधा निशाना चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी और एक परिवार बिना नाम लिए दरअसल गांधी परिवार पर साधा जा रहा है कि दरअसल किस तरह से ये पूरा जो मामला है उसमें बीजेपी का कहना है कि स्वाभाविक नहीं था, सुनियोजित था, जिस तरह से चूक हुई सुरक्षा में प्रधानमंत्री की। और जैसे देखिए, याद अगर करें भी तो उस समय कांग्रेस समेत विपक्ष ने और बहुत सारे लोगों ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की थी कि प्रधानमंत्री जानबूझकर नहीं गए क्योंकि जनसभा में भीड़ कम थी। इस तरह के नैरेटिव सेट किए गए थे, इसीलिए भी बीजेपी ज्यादा हमलावर है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये कहना है बीजेपी का कि चन्नी ने जो एक बहाना बनाया था उस वक्त मौजूद नहीं रहने का, और उसके कुछ ही समय बाद वो लोगों से बातचीत करते नजर आए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव तीनों की गाड़ी हो और तीनों मौजूद ना हो, तो ऐसे में क्या उन्हें पहले से कुछ जानकारी थी या फिर क्या वो बात थी, क्या वो कहीं से निर्देश ले रहे थे? और जब इस तरह की इतनी गंभीर चूक हुई तब जिस तरह के बयान आए चरणजीत सिंह चन्नी के कि सिर्फ 20 मिनट तक ही तो काफिला रुका रहा, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और उनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मतलब एक परिवार होता है। और उस एक तरह से देखें तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछा जा रहा है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें ये लगता है कि ये स्वाभाविक नहीं था, सुनियोजित था। तो इस तरह से गंभीर चूक कैसे हुई ये बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और चरणजीत सिंह चन्नी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और कई केंद्रीय बलों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। सुरक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर भी एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दावा किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच भी गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, इसका खुलासा अब जल्द ही होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज लिए जाने मामले में भाजपा नेताओं ने फरवरी महीने में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर इसकी शिकायत की थी। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य जाना चाहिए। भाजपा नेताओं की इस शिकायत के बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से परामर्श मांगा था। राज्यपाल रमेश बैस पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे। हालांकि अब से कुछ देर पहले राज्यपाल रमेश बैस राजधानी आज दोपहर में रांची पहुंच गए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को प्राप्त हो जाने की सूचना पर झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और क्या कुछ हो रहा है रांची में, दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? क्योंकि निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि राजभवन में जो चुनाव आयोग का पत्र है वो पहुंच चुका है, तो क्या अभी तक राजभवन की तरफ से इस बारे में कुछ पुष्टि की गई है और क्या राजनीतिक हलचल चल रही है? देखिए, राजभवन, क्योंकि राज्यपाल यहां से बाहर थे, वो 3 दिनों तक दिल्ली में थे और जब एयरपोर्ट पर वो करीब 2 बजे के आसपास पहुंचे हैं तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से भी बात की और उन्होंने बोला है कि कंफर्मेशन तो है कि राजभवन के पास चिट्ठी बंद लिफाफे में वहां से पहुंच गया है चुनाव आयोग की ओर से। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो जाने के बाद राजभवन में चीजों को देखेंगे और उसमें क्या कुछ है उसके बाद ये इंतजार किया जा रहा है कि राजभवन की ओर से कोई वक्तव्य इस मामले में जारी किया जाएगा। लेकिन जो सुबह से ही है झारखंड में, वो राजनीतिक तापमान वो काफी बढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। करीब 12-1 बजे के बाद से ही मुख्यमंत्री आवास में
विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के राज्य प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनकी तरफ से वक्तव्य आया है। उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी करके साफ तौर पर कहा है कि जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होता है उसका वो स्वागत करते हैं और वो अपने गठबंधन दल के नेताओं से इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो तमाम तरह की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज है। बीजेपी की ओर से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है, नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जरिए फायदा उठाया है और ये खनन लीज का मामला अपने नाम पर आवंटन किया है, तो वैसे में निश्चित तौर पर उनकी जो सदस्यता है वो जानी चाहिए। और लगातार बीजेपी इसकी मांग फरवरी से ही कर रही थी और करीब 6 महीने तक इस मामले में सुनवाई हुई और आज उसकी रिपोर्ट राजभवन पहुंची है और उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त राजभवन की ओर से इस मामले में वक्तव्य आ सकता है। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवास है वहां पर लगातार गतिविधियां तेज है। सारे नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। जितने भी सत्तारूढ़ दल के जो हम कह सकते हैं मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग अंदर पहुंचने शुरू हो गए। और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, जो पार्टी के विधायक बाहर हैं उन्हें भी बोला गया है कि वो शाम तक रांची पहुंच जाए। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से गंभीर मामला है और लोगों को अंदेशा भी हो गया है कि कुछ इस तरह का निर्णय हो सकता है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। सदस्यता जा सकती है, नए मुख्यमंत्री के नाम तय हो सकते हैं और इसीलिए हलचल है। इस हलचल पर आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, रांची से जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अरुणाचल प्रदेश की जेडीयू इकाई का भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से विलय हो गया। जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अरुणाचल प्रदेश के 6 जेडीयू विधायक पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके थे और आज पूरी की पूरी जदयू पार्टी का भाजपा में विलय हो गया है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और अब राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। राजेश राज जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर। राजेश, पहले 6 विधायक गए और उसके बाद 7वें ने भी दामन थाम लिया और पूरी तरह जब हम विलय की बात करते हैं, आप अभी नड्डा जी के घर पर ही लगता है कि वहां पर मौजूद हैं, तो ये क्या पूरा का पूरा जो जेडीयू का संगठन है, विधायकों के अलावा बात कर रहा हूं, तो क्या संगठन का भी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी अभी तुरंत जो है अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने बाइट दिया है बाकायदा और उन्होंने बताया कि पूरी पार्टी का विलय हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करी। बाहर आकर जो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जनता दल यूनाइटेड के जो एकमात्र बचे हुए जो विधायक थे कासो, जो ईटानगर से विधायक हैं, उन्होंने जो है वो पार्टी की भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और पूरी जो जनता दल यूनाइटेड की जो पूरी अरुणाचल प्रदेश की जो इकाई थी वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। और 2019 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त 15 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव मैदान में आई थी। 7 विधायक उनके चुनकर आए थे। 6 विधायकों ने 2020 में ही पाला बदल लिया था, 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। आज एकमात्र विधायक जो कासो हैं, टेची कासो, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पूरी जो पार्टी थी, उन्होंने बताया तरुण चुग ने कि जितने भी जो कॉरपोरेटर्स थे बड़ी तादाद में जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने दामन थाम लिया। पंचायत स्तर पर जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह एक अच्छी खबर हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ वहां पर सरकार बनाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोर का झटका जो है वो धीरे से दिया है और अरुणाचल प्रदेश की पूरी जो पार्टी है उसका, जनता दल यूनाइटेड, उसका विलय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में करा दिया है। राजेश, ये बात सही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इसको झटका ही कहा जाएगा, लेकिन बिहार की हाल की घटनाओं से इसको सीधा नहीं जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से 6 विधायक तो 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे।
हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको बिहार की घटना से जोड़ नहीं सकते, लेकिन पूरी पार्टी का विलय हो जाना जनता दल यूनाइटेड में यह कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी पार्टी है, पूरी इकाई है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। तो ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 49 हो गई है, वहीं पार्टी जो है वो ग्रास रूट पर जेडीयू के जो बहुत सारे विधायक चुनकर आए थे वो तो पहले चले गए थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त मुझे याद है कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत ही संतोष जताया था कि जेडीयू को वहां पर बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जनता दल यूनाइटेड जो है वो अन्य राज्यों में भी अपने पांव पसारने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और वो कहीं ना कहीं अरुणाचल की सफलता जो थी वो उससे उत्साहित थी जेडीयू। तो हम उसे जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इसे इस रूप में विश्लेषण इसका कर सकते हैं लालचंद्र कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए और ऐसे में उनके लिए चुनौतियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं जब उनके ही दल के विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने में लगे हुए हैं। और एक चीज से और जोड़ सकते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह 2024 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और ज्यादा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।